आपके वहाँ भी तो यही वाला बोर्ड होगा, सिंपल वाला ही है। एक सेकंड। पहले पूछ लो आराम से। बताओ या याद है, याद है। स्टार्ट तो वही सिस्टम था बोर्ड पे। देखो अपने अगर इसमें फिजिक्स की अगर अपने बात करें तो माइक लगा। आपके देखिए फिजिक्स की अपनी बात करें तो फिजिक्स में आपके दो पोर्शन में सिलेबस बांटा हुआ है। एक जो सिलेबस आपका बांटा हुआ है वो तो है आपके 11th और 12th के पोर्शन के रूप में, जिसे कि अपन यूँ कह सकते हैं नीट के रूप में अपन इसे पढ़ते हैं, जैसे मेडिकल के एग्जाम है उसके फॉर्म में पढ़ते हैं। एक आपका बांटा हुआ है ग्रेजुएशन के फोर के अंदर, जिसमें कि आपका जो सिलेबस है वो है बीएससी वाला, ये पार्ट दिया हुआ है। अब अपने सिलेबस में क्या किया है, फिजिक्स के सिलेबस के अंदर पहले जो एग्जाम थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिलेबस अपना कम किया है। सिलेबस कम किया है लेकिन क्वेश्चंस का स्तर अच्छा कर दिया है। और ध्यान रहे आपका जो एग्जाम्स है जो अपने दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर मोस्ट ऑफ दी मैं मानता हूं कि हर स्टूडेंट लगभग उसे तैयार कर लेता है। फर्स्ट पेपर को लगभग मैक्सिमम 90% स्टूडेंट का वो प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि उसमें समझना कम होता है। इस चीज पर डिपेंड करता है कि अपन उसे याद कितना रख सकते हैं। फर्स्ट पेपर के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट यही है कि कितना अपन उसे याद रख सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड पेपर के अंदर आपके में जो आती हैं, एक तो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर है आपके बायो। मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, अपने टीचिंग मेथड वगैरह अलग चीज है। इसमें से बायो के तो आप खुद है ही हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ग्रेजुएशन कैसे भी किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कैसे भी किया हो, बायो आप इजीली कवर कर पाते हैं, क्योंकि कुछ तो पढ़ाई है और कुछ तो आप में से पढ़ा भी रहे हैं, नो डाउट उसके अंदर। तो बायो आपकी मैक्सिमम स्टूडेंट कवर हो जाती है। बस ये है कि क्लास से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हमें कितना पढ़ना है, उसे कितना याद रखना है, किस सीक्वेंस में चलना है, ये है। उसके बाद मेन रोल आता है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहां होगी कंफर्म, नो डाउट। इसमें आप में से कई जो है पीजी केमिस्ट्री से भी हैं। और इसके बाद सिलेक्शन का जो मेन रोल है वो फिजिक्स प्ले करेगी। देखो फिजिक्स के लिए अपन ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि आपके लिए फिजिक्स को छोड़े हुए काफी लंबा समय हो चुका होता है। काफी लंबा समय इसलिए हो चुका होता है क्योंकि आपने 12th के बाद फिजिक्स टच ही नहीं की होती है। 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, उसके बाद फिर बीएड कर लिए या बीएससी के बाद बीएड कर लिए, तो 3 साल 5 साल का जो गैप आ जाता है, उस ड्यूरेशन पीरियड के अंदर तो अगर आप फिजिक्स से भी दूर हो जाए, फिजिक्स क्या बायो से दूर हो जाए, तो बायो साफ हो जाती है। ये तो एक्चुअली क्या है आपके लिए फिजिक्स है, भाई बायो ही साफ हो जाए, क्योंकि वो टर्म ही याद नहीं रह पाएंगे आपको इतनी। तो ये तो आपके पास क्या है, फिजिक्स वाला पोर्शन आ गया। तो इसलिए फिजिक्स आपके लिए थोड़ी टफ लगती है। लेकिन अगर आप इसे इजी तरीके से अगर अपन पढ़ें, जैसा अपन पढ़ते आए, अपन इसको जीरो से लेकर के अपने एग्जाम के लेवल तक इसे पढ़ें। बस शर्त यह है कि इसको डेली रूटीन के रूप में आप पढ़ते रहें। जैसा आज जितना अपन ने आज पढ़ लिया है, नेक्स्ट डे जितना पढ़ लिया है, उसको रेगुलर रूटीन के रूप में आप क्या करते जाएं, इसे रिवाइज करते जाएं। जितना आप रिवाइज इसे करेंगे उतना अच्छा सब्जेक्ट प्रिपेयर होगा। और देखो फिजिक्स जो है वो आपका, ये मान के चलो आप इस तरह से है, जैसे अगर अपन ये चाहें कि भाई तैरना भी सीख जाए पानी में भी नहीं उतरे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपन पानी के अंदर उतरेंगे तो ही तैरना सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख सकते तैरना।
आपको अगर कोई व्हीकल चलाना सिखा दे कि मुझे 4 व्हीलर सीखना है, कोई कहेगा सर ABC है, अरे ABC क्या, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लिच, बोल 3 ही तो काम में लेने। लेकिन क्या वो वास्तव में बताने से आ जाता है क्या? नहीं, वो कब आएगा, जब अपने खुद के अभ्यास से आएगा। तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है अपना, वो क्या मांगता है आपसे, प्रैक्टिस मांगता है। डेली आप जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली रूटीन के अंदर, तो ही उतना ये सब्जेक्ट आएगा। यानी कि ये सब्जेक्ट आपके डाउट को क्लियर करता है। आप यूं कह सकते हैं अपन कि ये साइकिलिंग चलाने जैसा हो गया। शुरू में जब अपन साइकिल चलाते हैं, कोई जना बताता है कि ऐसे पेडल लगाना है, ऐसे ब्रेक है, ठीक उसी तरह से फिजिक्स भी है। लेकिन आप देखना, जब उसी साइकिल को कंटिन्यू आप 10-15 दिन चलाते हैं, फिर ओरिएंटेशन आने लगता है, फिर अपने स्पीड बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद कई तो हाथ छोड़ के चलाने लगते हैं, कई बातें करते करते साइकिल चला रहे हैं। तो बिल्कुल फिजिक्स भी वही है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सब्जेक्ट आपको आएगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, एक्चुअली ध्यान रखना, विदाउट प्रैक्टिस आपको फिजिक्स नहीं आएगी। यहां आपकी जो क्वेश्चन सीट है, उस क्वेश्चन सीट के सभी क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, डाउट्स अपने क्लियर करने हैं, A to Z डाउट्स आपको क्लियर करने हैं। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आए, वो क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन उस जैसा क्वेश्चन तो आ ही सकता है। डिजिट चेंज हो जाएगी, ये होगा। अपन 2 पार्ट के अंदर इसे पढ़ेंगे। एक तो अपना 11th-12th लेवल जो अपन को है वो पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उसी में से हैं। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन लेवल है, वो उस पोर्शन ऐसा है जिसमें से बहुत इजी क्वेश्चन आता है आपका। वो इसलिए आता है क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के अंदर फिजिक्स नहीं पढ़ी है। क्योंकि बीएससी वाली फिजिक्स तो आप फर्स्ट टाइम चैप्टर के नाम सुनोगे। एक्चुअली आप बीएससी के फिजिक्स के चैप्टर के नाम तो आप फर्स्ट टाइम सुनोगे, 11th-12th के नाम तो फिर भी सुने हैं। तो इसलिए वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बीएससी वाला ज्यादा हो गया है, क्योंकि 11th-12th लेवल से तो क्या है, लेवल अच्छा आएगा क्वेश्चन का। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल से एक नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा है, लेकिन उनका लेवल बहुत इजी है। डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए, सीधा न्यूमेरिकल पूछ लिया, लेकिन वो एक बार आपके क्लियर तो हो, उसे अपन पढ़े तो सही। तो अब अपन पहले 11th वाला पोर्शन करके बेसिक पूरा कंप्लीट करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सिलेबस की कॉपी आप अपने पास रखें। उस सिलेबस में ये ध्यान रखें कि कोई कंटेंट्स अपन से स्किप ना हो जाए, मिस नहीं हो जाए, क्योंकि जो छूटेगा वो एग्जाम में आएगा आपको। ठीक है, अंडरलाइन करते रहें। ये टॉपिक आपका हो गया है, उसको आप क्लियर करते रहें। सीट आप यहां से ले लें, सीट के उसके क्वेश्चंस आप सोल्व करें। तो देखिए, पहले अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, पहले अपन 11th-12th वाले टॉपिक पूरे करें, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन पे आएंगे, जो कि इजी है उन्हें। वो तो फर्स्ट चैप्टर अपन बात कर रहे हैं, वो है भौतिक जगत। फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फर्स्ट यूनिट के नाम से अपन इसे पढ़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के नाम से कह दीजिए आप, या अपन ऐसे भी जान लें इसे। इसके अंदर 3 चीजें अपन पढ़ेंगे। पहला तो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे विमा। एक क्वेश्चन इस विमा वाले टॉपिक में से रेगुलर आपके एग्जाम्स जब जब हुई है, एक क्वेश्चन आता रहा है, किसी भी साल देखें। वैसे ये चैप्टर ऐसा हो गया जिसमें विमा पढ़ने का मतलब है कि पूरी फिजिक्स आनी चाहिए। चैप्टर अपन को वैसे लास्ट में पढ़ना चाहिए, अपन शुरू में पढ़ रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर से आगे बातें वो है मात्रक। मात्रक अपन विमा के साथ साथ ही समझेंगे इसमें, क्योंकि मात्रक पता होगा तो ही राशियों को समझ पाएंगे। इस मात्रक की वजह से ही अपन को ये पढ़ना है। तीसरा है आपके पास कंटेंट, इसके अंदर वो है त्रुटि। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन इस त्रुटि में से भी आया है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आपका हुआ है उसमें विमा में से क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट कंटेंट है आपका मात्रक, और फिर है आपके पास त्रुटि। ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, इस नाम से अपन इसे पढ़ रहे हैं। फिजिकल वर्ड के नाम से भी पढ़ सकते हैं, मात्रक और विमा के नाम से भी पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की आप हेडिंग डाल लीजिए पहले, भौतिक जगत। आपके सिलेबस में जिस नाम से हो वही नाम आप डाल लीजिएगा। बेसिक से ही याद कीजिएगा इसको साथ साथ। डालिए हेडिंग फिजिकल वर्ड या भौतिक जगत। क्लियर? अब देखिए,
सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अब देखो शुरू से ही सारी चीजों को अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लें विज्ञान या साइंस है क्या। बेसिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल, छोटी क्लास के लेवल की, वो तो सिलेबस की बातें अपन ने कर ली। अब अपन बात कर रहे हैं साइंस के। साइंस है क्या, एक सिंपल सा मैं कह दूं कि प्रकृति का जो अध्ययन है वही विज्ञान है भाई। स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। प्रकृति का अध्ययन ही विज्ञान है, लेकिन वो अध्ययन कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, और उस अध्ययन की पुष्टि किससे होनी चाहिए, प्रयोगों द्वारा। यानी आप कह सकते हैं प्रकृति का सुव्यवस्थित वे क्रमबद्ध अध्ययन प्रकृति का सुव्यवस्थित वे क्रमबद्ध अध्ययन जिसकी पुष्टि प्रयोगों द्वारा हो, वही क्या है, विज्ञान। प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन जिसकी पुष्टि प्रयोगों द्वारा हो, वही अपने पास क्या है, विज्ञान है। प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन जिसकी पुष्टि क्या हो, प्रयोगों द्वारा हो। अब देखिए विज्ञान की अनेकों शाखाएं हैं, उनमें अपन जिस शाखा की बात कर रहे हैं वो शाखा क्या है, भौतिक विज्ञान। भाई विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, बहुत सारी शाखाएं। अपन को मतलब है केवल भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स अपन किसे कह सकते हैं भाई, ये भी स्टडी ऑफ नेचर है भाई, प्रकृति का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। लेकिन अगर मैं इसे सही प्रकार से कहूं तो मैं कह सकता हूं भौतिक राशियों का अध्ययन क्या है, भौतिक विज्ञान है। सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि भौतिक राशियों का जो अध्ययन है वही वास्तव में क्या है, भौतिक विज्ञान है। अब दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर भौतिक राशियों का अध्ययन भौतिक विज्ञान है तो फिर भौतिक राशियां क्या है जिनका अध्ययन अपन करेंगे। इसको अपन ऐसे समझें कि अगर मान लिया कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे इतनी भूख लग रही है, क्या वो सही कह रहा है? क्या अपन किसी व्यक्ति की भूख का मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी की थकान का मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन उस व्यक्ति की स्पीड का मापन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ के आता है सीढ़ियों से, भाई कितना थक गया अपन पूछे तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए कि भैया कितनी स्पीड से आया तो बता देगा कि सर मैं इतनी दूरी इतने समय में मैंने तय कर ली। उससे पूछा जाए आपका वेट कितना है तो वो बता देगा कि सर मेरा भार या वेट इतना है। उससे अगर पूछा जाए उसकी लंबाई कितनी है तो वो बता देगा मेरी लंबाई इतनी है। इसका मतलब लंबाई का अपन ने मेजरमेंट कर लिया, उसके भार का मेजरमेंट हो गया, उसके भार का, ठीक है ना। परंतु उसकी थकान का मेजरमेंट नहीं कर सके अपन उसकी भूख का मेजरमेंट नहीं कर सके, अर्थात वो भौतिक राशियां नहीं है। जिन राशियों का मापन किया जा सकता है वो राशियां ही क्या है, भौतिक राशियां है। तो देखिए भौतिक विज्ञान में मैं सिंपल सा कह देता हूं, भौतिक राशियों का अध्ययन,
भौतिक राशियों का अध्ययन, यही क्या है? भौतिक विज्ञान है। फिर आता है भौतिक राशियां क्या है, तो देखिए भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या डेफिनेशन बताई अभी मैंने? मापन योग्य राशि, जिन राशियों का मापन कर सकते हैं। मापन योग्य राशियां ही क्या है वास्तव में? भौतिक राशियां। तो देखिए अपन ने भौतिक विज्ञान है क्या? भौतिक राशियों का अध्ययन है। भौतिक राशियां क्या है? मापन योग्य राशियां हैं। सिंपल सा जान लिया। अब आती है कि सर भौतिक राशियां हैं, मापन योग्य राशियां हैं, लेकिन इसके प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार को अपन कैसे जाने? प्रकार को अपन ऐसे देख सकते हैं, जैसे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, अपने स्टूडेंट को अपन कई तरीके से क्लास में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, जेंडर के बेस पर बिठा दें अपन बच्चों को, कि गर्ल्स एक तरफ बैठ जाए, बॉयज एक तरफ बैठ जाए। एक तरीका तो ये है। एक अपन क्या करते हैं, स्टूडेंट को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग बिठा देते हैं। तो इसी तरह से भौतिक राशियां भी दो तरह की हैं। एक तो होती है मूल भौतिक राशि और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि का मतलब है ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर है नहीं है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर क्या हो? निर्भर हो। तो देखिए भैया, भौतिक राशियां मापन योग्य राशियां हैं। इसके अगर अपन टाइप की बात करें तो देखो दो टाइप। नंबर 1, मूल भौतिक राशि। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी अपन लेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न भौतिक राशि। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए नाम में ही इनका काम छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होंगे, और व्युत्पन्न का मतलब जो अन्य राशियों पर क्या होंगी? निर्भर होंगी। ऐसा ही हुआ। अब देखिए अगर मूल भौतिक राशि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अपन बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती है या कैसे अपन उसे परिभाषित करें, वो देखो। ये नोट तो कर रहे हो ना साथ साथ। अब देखो भाई, मूल भौतिक राशि तो इसके लिए क्या कह सकते हैं? जो अन्य राशियों पर निर्भर न हो, अन्य राशियों पर निर्भर न हो। और ये क्या होंगी? जो अन्य राशियों पर निर्भर हो। ये हुआ ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ऐसे देखें, जैसे अपन बात करें किसी वस्तु के द्रव्यमान की। भैया वस्तु का द्रव्यमान तो जैसे किलोग्राम है, क्या द्रव्यमान किसी पर निर्भर करता है? क्या नहीं करता। लेकिन अगर अपन चाल की बात करें तो चाल होती क्या है? दूरी बटा समय, यानी दूरी और समय पर निर्भर करेगी। समय कभी किसी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन समय के आधार पर राशियां बदल जाती। चाल क्या हो गई? दूरी बटा समय।
यानी कि जैसे जैसे समय बदलेगा चाल का मान ही बदलेगा, दूरी के हिसाब से बदलेगा। तो आप कह सकते हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर न हो उन्हें तो मूल राशि कह देंगे, तो समय किस में आएगा, मूल राशि के रूप में। व्युत्पन्न राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर हो, जैसे चाल आ गई। ये जो मूल भौतिक राशियां हैं ये भी 7 हैं। कौन कौन सी हैं वो 7 राशियां, देखो। नंबर फर्स्ट अगर अपन बात करें, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसमें द्रव्यमान, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक बार मैं बोर्ड कंप्लीट कर दूं फिर नोट कर लेना। फिर है लंबाई, कैपिटल एल से लिख रहे हैं। समय कैपिटल टी से लिख रहे हैं। ये जो 3 राशियां हैं ये तो आपके मोस्टली काम की है। काम में तो अपन सभी को लेंगे, लेकिन 90% काम में आपके 3 ही आएंगी पहले। फिर है उसके बाद तापमान, फिर है विद्युत धारा, तापमान को अपन लेंगे के से, विद्युत धारा को लेंगे ए से। फिर उसके बाद कहीं कोई विशेष क्वेश्चन हो तो फिर ये 2 और काम आ जाएंगे। फिर बाकी की और देखो कितनी हो गई, 5 हो गई ना। बाकी की शेष 2 राशियां हैं उनके अंतर्गत आएंगी। एक तो है पदार्थ की मात्रा, इसे लेते हैं अपन मोल में। केमिस्ट्री में पूरा टॉपिक ही पढ़ते हो आप इसका। फिर आती है एक प्रदीपन तीव्रता, या इसे ही कहा जाता है ज्योति तीव्रता। आपके सिलेबस में ये कहीं काम नहीं आएगी वैसे, है ना। इसे रिप्रेजेंट करेंगे सी डी से, क्योंकि कैंडेला इसका क्या है, मात्रा है। ये 7 मूल राशियां हैं अपने पास। तो देखें भैया, जो अन्य राशियों पर निर्भर न हो उसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय आ गया। तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता हो गई। फिर अगर अपन बात करें इसके अंदर, देखिए अब व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो उनकी तो भैया गिनतियां ही अनंत है। गिनतियां कैसे अनंत हैं, आप इस चीज को ऐसे देखो। आप जिस कलर कितने मानते हो, आप मूल कलर कितने हैं, 3। फिर कितने पढ़ते हो अपन, 7। लेकिन अगर दीपावली पे आप कलर पेंट के लिए कलर वाली शॉप पे जाओगे तो जो ब्राउचर दिखाएगा उसमें कलर कितने होंगे, हजारों होंगे। रेड टाइप का कलर ही बहुत सारे हो जाएंगे। यानी इन कलर को आपस में मिक्स करके बहुत सारे टाइप के क्या बना दिए, कलर बना दिए। तो ठीक इसी तरह से ये राशियां तो केवल 7 हैं आपके लिए, लेकिन वास्तव में इनकी संख्या क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत हो जाएंगे। देखो कैसे, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, चाल व्युत्पन्न राशि है कि नहीं है, त्वरण व्युत्पन्न राशि होगा, बल व्युत्पन्न राशि होगी, ऊर्जा व्युत्पन्न राशि होगी, संवेग व्युत्पन्न राशि होगी, दाब व्युत्पन्न राशि होगी, कार्य व्युत्पन्न राशि होगी, शक्ति ये भी व्युत्पन्न राशि, यूं कह सकते हैं इत्यादि। ये सारी राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां। एक बार नोट कर लो आप इसे। ऐसे बनाओ।
हो गए, हटा दें इसे ना। तो देखो आपने देखा होगा कि अपन ने जो चीज पढ़ी है, सबसे पहले अपन ने देखा कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स से भी पहले अपन ने देखा है साइंस है क्या। साइंस के लिए मैंने क्या बताया कि प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन जिसकी पुष्टि प्रयोगों द्वारा हो वही क्या है, विज्ञान। फिर विज्ञान की मूल शाखा अपन ने क्या देखी है, मेन भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिर अपन ने परिभाषित किया है सिंपल तरीके से कि भौतिक राशियों का अध्ययन क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक राशियों का अध्ययन भौतिक विज्ञान था। फिर भौतिक विज्ञान में भी अपन ने क्या देखा कि भौतिक राशियों का अध्ययन भौतिक विज्ञान है। फिर भौतिक राशियां हैं क्या, जिन राशियों का मापन कर सकते हैं वो राशियां क्या हैं, भौतिक राशियां हैं। फिर भौतिक राशियों के दो टाइप देखे अपन ने, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे अदिश भौतिक राशि भी होती है, सदिश भी होती है, वो अपन अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि मैंने कहा ना डिवाइड करने के कई तरीके हैं, अपन किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर निर्भरता के आधार पर देख रहे हैं तब तो दो है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। और अगर वैसे अपन देखें दिशा के आधार पर तो अदिश और सदिश होंगी, वो अपन अदिश सदिश वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन वहां से भी फिक्स आता है। फिर अपन ने देखा कि मूल भौतिक राशियां कितनी हैं, 7 हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता, या उसे कहते हैं ज्योति तीव्रता। फिर आपने देखा होगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां, इनकी तो संख्या ही बहुत सारी है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सब मिल मिल के बहुत सारी हो जाएंगी, अपन पढ़ेंगे आगे पूरे चैप्टरों के अंदर। ये हो गई। फिर अपन बात करते हैं मात्रक पद्धति की, तो मात्रक पद्धति भी इसमें अपने सवालों में काम आएंगी। मात्रक पद्धति कितनी है, मात्रक पद्धतियां कई हैं, लेकिन अपन जो मात्रक पद्धति जानेंगे मूल रूप से वो 3 होंगी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो अब देखो अपन बात कर लें मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां एक बार मैं बोर्ड कंप्लीट कर दूं फिर आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, पहली जो मात्रक पद्धति अपन ले रहे हैं वो है एम के एस। दूसरी जो मात्रक पद्धति अपन ले रहे हैं वो है सी जी एस। और तीसरी जो पद्धति लेंगे वो है एफ पी एस। पूरे नाम को आप समझ जाओगे। देखो इन 3 राशियों को अपन ले रहे हैं। पहले ले रहे हैं अपन यहां पर, चलो द्रव्यमान की जगह मैं ले लेता हूं इसमें पहले अगर मैं राशि ले लेता हूं इसके अंदर लंबाई, फिर ले लेता हूं द्रव्यमान, और तीसरी राशि मैंने ले ली है इसके अंदर समय। आगे भी है 3 राशियां। अब ये जो 3 राशियां मैंने ले ली हैं, अब जरा इन 3 राशियों में देखो, एमकेएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक लिया जाता है वो होगा मीटर, द्रव्यमान का जो मात्रक लिया जाएगा वो होगा किलोग्राम, और समय का जो मात्रक लिया जाएगा वो होगा सेकेंड। तो अपने आप ही आ गया, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, आ गया मीटर किलोग्राम सेकेंड। सबसे पहले ये रूपांतरण अपन को आना जरूरी है, नहीं तो सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में आपको मात्रक बदलने ही पड़ेंगे। फिर देखिए भाई सीजीएस में अपन बात करें तो देखिए भैया सीजीएस के अंदर आपने अगर बात करते हैं तो आप क्या देखते हो, सीजीएस के अंदर लंबाई का मात्रक क्या लेंगे आप, सेंटीमीटर में, यहां मात्रक होगा सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या लोगे आप इसके अंदर, ग्राम।
और समय का तो मात्रक वही होगा सेकेंड, यानी हर पद्धति में समय का मात्रक तो हमेशा क्या लेना है अपन को, सेम सेकेंड ही रहेगा। फिर बात करें एफपीएस। एफपीएस के अंदर लंबाई का मात्रक क्या लोगे आप, फुट। फिर बोलो द्रव्यमान का क्या लेते हो, पाउंड। और फिर बोलो समय का तो वही सेकेंड है। अब बताओ, ये जो मीटर किलोग्राम सेकेंड है ये तो खूब काम में लिया है आपने, ये भी काम में लिया है। क्या ये काम में लिया है क्या एफपीएस वाला? ये जो एफपीएस पद्धति है इसे ही अपन ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। इसे ही कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति। देखो फुट काम में कहां लिया जाता है, जो मिस्त्री अपने घरों में काम करते हैं, जो मकान का काम कर रहे हैं या फर्नीचर का काम करते हैं, वो लंबाई को किस में मापता है, हमेशा फिट में। इतने फिट के हिसाब से आप पाइप भी लेके आते हो वो भी फिट में काउंट होता है। आगे ध्यान, फिट के नाम से लेते हैं। किसी की हाइट पूछते हैं वो भी फिट में बताता है, भाई मेरी 6 फीट 2 इंच है या 5 फीट है, कुछ है, इतनी हाइट बताते हैं। पाउंड कहाँ काम में आया है द्रव्यमान का मात्रा, केक लेने में। जब आप बेकरी पर केक लेते हो तो बेकरी वाला क्या बोलता है कि भैया कितने पाउंड का वो केक दूं आपको, बताओ। तो क्या कहता है, या तो 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 3 पाउंड का। होता ही नहीं होता। समय तो सेकंड है ये। तो ये 3 अपने पास पद्धतियां हैं। अब इसमें से क्या है, ये जो एमकेएस पद्धति है, आप देख रहे हो कि ये जो एमकेएस पद्धति है इसके अंदर ये प्रचलन में वर्तमान में यही पद्धति है अपने लिए। इस पद्धति में 3 ही राशियां आ रखी है। कितनी राशियां हैं, 3, जबकि मूल राशियां कितनी है, 7 राशियां आ रखी है, 3। इसका मतलब क्या, इस पद्धति में कुछ कमी है क्या, बाकी की और राशियां रह गई ना शेष। तो इस पद्धति में सुधार किया गया और सुधार करके इस एमकेएस पद्धति का जो वर्तमान में सुधरा हुआ जो रूप है, उस सुधरे हुए रूप को बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बना दी गई है। यानी कि एमकेएस का वर्तमान एमकेएस का वर्तमान में सुधरा हुआ रूप क्या है, एसआई पद्धति। सिस्टम इंटरनेशनल। इसके अंदर कितने आगे हैं भैया, तीनों ही आगे, मतलब तीनों क्या, सातों आगे। तो देखो ध्यान रखना, एमकेएस पद्धति है एक पहली पद्धति, दूसरी कौन सी है, सीजीएस, तीसरी है एफपीएस। एमकेएस में लंबाई का मात्रक क्या लेंगे आप, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर, फिर ग्राम और फिर सेकेंड। एपीएस में फुट, पाउंड और सेकेंड। ये एपीएस अब काम आती नहीं है, मेनली फिजिक्स में 2 काम आएंगे आपके, तो एमकेएस और एक सीजीएस। एमकेएस का वर्तमान में सुधरा हुआ रूप एसआई पद्धति, यानी कि इस पद्धति के अंदर क्या किया गया है, 7 मूल राशियों को शामिल कर दिया गया है, यही तो हुआ। जबकि इसके अंतर्गत केवल कितनी राशियां हैं, 3 ही राशियां थी। क्लियर चीजें। अब देखो अपन को जो चीजें याद रखनी है, जो आपके काम आएंगी क्वेश्चनों को सोल्व करने में, वो कौन कौन सी हैं वो देखो। जैसे अपन सेंटीमीटर को ध्यान रखें तो ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की घात -2 मीटर। चलो इसको दूसरे रूप में बताता हूं मैं, इस तरीके से बताते हैं। आप तो ये बताओ 1 मीटर
में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। खूब जानते हो ना इस चीज को, तो कॉमन बेसिक चीज है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसको यूं भी कह सकते हो आप, 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर। जितनी जीरो उतनी घात। इसको फिर अगर उल्टा लिखें अपन, 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। हमेशा याद रखना, 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर। जब भी सेंटीमीटर दे रखा हो, मीटर में बदलना हो, 10 की घात-2 से गुणा कर देना है। काम आने वाली चीज है, बहुत बेसिक नॉर्मल चीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो संबंध देख रहे हैं वो ले रहे हैं 1 किलोग्राम। बताइए कितने ग्राम होते हैं किलो में? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम। हो गया 1000 ग्राम। चलो जी एम पूरा ही लिख देता हूं। इसका मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ क्या आगे है? ग्राम। अगर ग्राम को चेंज करना पड़ जाए तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ -3 किलोग्राम। ये आएगा, मान नहीं आएगा? एक बार इसे नोट करो आप। बहुत ही बेसिक चीजें जान रहे हैं अपन अभी। हो गया। इस सुधरा हुआ रूप 1960 में आ गया था इसका। अलग अलग रूपों में चला था पहले। खैर उन चीज़ों हिस्ट्री तो अपन पढ़ते नहीं, अपन तो फिर सवालों से मतलब है फिजिक्स। फिजिक्स को एक तो कभी भी टफ सब्जेक्ट के रूप में मत लेना आप। जितना इसमें इंटरेस्ट लोगे उतना आपके लिए सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखो, चयन का जो मुख्य आधार बनेगा ना सिलेक्शन का, वो फिजिक्स बनेगा। क्योंकि कारण क्या है, जिस बच्चे ने फिजिक्स के क्वेश्चन कर लिए उसको पूरे सब्जेक्ट आ जाएगा आराम से। बस ये डिपेंड करता है कि आज अपन ने जितना पढ़ लिया है उतना याद तो रहे यार।
बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, दोहरान करोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके अभ्यास में आना चाहिए। आप गौर करना, पहली बार पढ़ते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, दूसरी बार में कुछ आता है, धीरे धीरे और आता है, फिर चौथी पांचवी बार तो याद होने लग जाती है चीजें। फिर ऐसी अभ्यास में आ जाए कि कभी भी आपसे पूछा जाए आप तुरंत जवाब दे दो। भाई हम भी तो कभी भी कोई सा भी चैप्टर पढ़ा दे, क्यों? क्योंकि इतनी बार अभ्यास में आ चुके चैप्टर हमारे पास बहुत सारे। ये तो हुआ स्थिति, तो यही आपके साथ होगी। हाँ, संकोच नहीं करना है, कहीं भी कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो उसको पूछने में, है ना, उसमें अपनी कमजोरी को छुपा के नहीं रखना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, अगर मैं ऐसा मान लूँ आपको आता है, फिर तो क्या पढ़ पाओगे आप? ठीक है ना, अपन तो बिल्कुल जीरो लेवल से आप एक एक चीज को जान रहे हैं अपन, यहीं से सरलता से जटिलता की ओर बढ़ जाएंगे अपन, धीरे धीरे एक एक स्टेप में। बस ये कि आप साथ साथ कोऑपरेट करते रहें कि ये आज हमने ये चीज पढ़ ली है तो ये हमारी आज क्लियर है। यहाँ इसमें कोई डाउट हो तो पहले ये पूछ लो, यहाँ तक कोई समस्या है, क्लियर है चीज ये? तो देखो अपन ने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो चीजें देखो आप बताए जाना फटाफट से। भौतिक विज्ञान क्या थी? भौतिक राशियों का अध्ययन थी, बोलो ठीक नहीं थी? भौतिक राशियां क्या थी? मापन योग्य राशियां। भौतिक राशियां क्या है? मापन योग्य राशियां। भौतिक राशियों को इस चैप्टर में अपन ने कितने भागों में बांटा है? 2। कौन से 2 भाग हैं? मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियां कितनी हैं? 7। कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, बोलो, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता। या आपके छोटे मोटे एग्जाम के क्वेश्चन तो यहाँ सोल्व हो जाते हैं। निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है, कौन सी मूल राशि है, ऐसे पूछ लेते हैं। अपने लेवल पर तो नहीं पूछेंगे, लेकिन बेसिक तो यही है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, इन 7 के अलावा बची हुई सारी भौतिक राशियां व्युत्पन्न हो गई, उनके नाम कुछ भी दे लो आप चाहे। इन 7 के अलावा जो भी राशि बच गई सबकी सब क्या हो गई आपके लिए? व्युत्पन्न हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद मात्रकों की पद्धतियां जानी। कितनी पद्धतियां बताइए मैंने, बताओ मात्रकों की कितनी? 3 पद्धतियां तो अनेकों हैं, लेकिन अपने काम की 3 मैंने लिखी है, उनमें से भी काम की 2 है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस का फुल नेम मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है ना, फुट पाउंड सेकेंड। चलो एक सिंपल सी चीज आप बता दो मुझे, ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम में मैंने बता दिया, 1 फुट के अंदर कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर होता है किसी को ध्यान? भाई चेंज करने को बाई चांस अगर दे दे तो अपन क्या चेंज कर सकते हैं क्या उसे 1 फुट में? बताओ इसी के अंदर थोड़ा सा आइडिया लगाओ, कहीं देखो अगर कहीं थोड़ा बहुत कहीं सुना हो, पढ़ा हो, नहीं ध्यान आ रहा। 12 तो इंच होंगे क्या? 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 1 इंच में, कहते ना 1 इंच। देखो कैसे याद रखेंगे, अपने पास जो स्केल होती है, कितने सेंटीमीटर की स्केल लेते हैं? 30 की। उसका एक कॉमन नाम बोलते हैं गांव में बच्चे, बताओ क्या बोलते हैं उसे? फुट्टा। बोलते नहीं बोलते? अरे बोलते नहीं बोलते? उस स्केल को क्या बोलते हैं? फुट्टा बोलते हैं। अब वो फुट्टा क्यों बोलते हैं बताओ? बताओ उसे फुट्टा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि वो 1 फुट का था, उसका नाम फिट था, फुट या फिट था। यहां मैंने उसे फुट लिखा है, कहीं फिट भी लिख देंगे इसे, भाई इसे क्या कह सकते हो आप? फिट भी कह दो, ये लो। ये हो गया, तो उसका नाम फिट था। आ गया ध्यान? यानी कि 1 फिट किसके बराबर हुआ? 30 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। आ गया ध्यान? 1 फिट 30 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और उसमें स्केल के अंदर 2 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 ऐसे लिखा रहता है। 1, 2, 3 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? हाँ,
छोटी छोटी सी, मिलीमीटर को mm होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm हो गया कि नहीं हो गया? 10 छोटे छोटे से खाने होते हैं स्केल में, देखो है किसी के पास अभी स्केल? यहाँ हो तो देख लो, किसी के पास हो तो अभी 10 छोटे छोटे से बीच में खाने होते हैं, यानी कि एक छोटा वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? मिलीमीटर को। वो अल्पतमांक कहलाता है, सबसे छोटा मान ज्ञात करना, है ना। यानी कि 10 mm मिलकर के 10 mm मिलकर के क्या बन गया? 1 सेंटीमीटर होता है। रह जाएगा ध्यान? तो देखो ये चीजें भी कुछ पॉइंट और अपन नोट कर लें। ये तो बता दें ना, देखो भैया कैसे कैसे पॉइंट नोट कर रहे हैं अपन। अब देखो 1 फीट किसके इक्वल है? 30 सेंटीमीटर के। बोलो सही है क्या? ध्यान रह जाएगा। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 0.30 मीटर हो गया। हो गया। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने स्केल से याद करना बता दिया कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। होता है नहीं होता है? इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर पूछ ले तो 1/10 सेंटीमीटर नहीं हो गया क्या? यानी कि 10 की घात -1 सेंटीमीटर हो गया। देखो आगे एक बार पूरा कर दो फिर नोट करना। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 छोटे छोटे से खाने मिलकर के 1 सेंटीमीटर आता है, आप कहीं काउंट कर लेना स्केल में। और 1 mm बराबर, इसी से उल्टा कर दिया मैंने, बटे में 10 को लिया आया, 10 की घात -1 हो गई। थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था भैया 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? हाँ, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 की घात -2 मीटर। देखो आप कॉपी के अंदर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर बराबर में बोलो कितने हो जाएंगे ये? 10 की घात -3। आ गया नहीं आ गया? वापिस देखो 10 mm बराबर 1 cm, 1 mm बराबर 1/10 cm, 10 की घात -1 cm, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर कितने हो गए? 10 की घात -3 मीटर। याद रखना। हो गया चेंज ये? चलो इसे भी नोट कर लो। हो गया। अब चलो ये भी मुझे बता दो आप, अगर अपन 1 पाउंड का केक लेकर आते हैं तो वो 1 पाउंड जो होता है, ध्यान रखना पाउंड है शब्द, पाउंडल नहीं है। एक शब्द और आता है पाउंडल, वो है बल का एफपीएस पद्धति में मात्रक पाउंडल। बल का सीजीएस में तो होता है डाइन, एसआई के अंदर होता है यानी एमकेएस में होता है न्यूटन, और एफपीएस पद्धति में होता है पाउंडल। मैंने यह शब्द क्या लिखा है? पाउंड लिखा है ना, पाउंडल नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा था अगर अपन 1 पाउंड का केक लेके आते हैं तो बताओ वो आधा किलो से ज्यादा का होता है कम का होता है? आधा किलो से थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? आधे किलो से कम होता है, 500 ग्राम से कम होता है 1 पाउंड। याद रखना। इसी तरह से कपड़े की नाप जो होती है गज के रूप में मापी जाती है कहीं कहीं, भाई 2 गज 1 गज। तो बता सकते हैं 1 गज 1 मीटर से ज्यादा होती है, कम होती है, या उसके इक्वल होती है? 1 गज
एक गज होती है लगभग 90 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर से क्या होती है, कम होती है। अगर वो मीटर में मापने कहे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन किस में कह रहे हैं मापने की, वो गज में। फिर मीटर में तो क्या होगा, 1 मीटर मिलेगा अपन को, दिक्कत नहीं है। लेकिन गज में मापने पर क्या मिलेगा, 1 मीटर से कम मिलेगा, 90 सेंटीमीटर मिलता है, ये थोड़ा सा कम होता है। इसी तरह से कई बार अपन यूनिट में बहुत जगह गलती करते हैं। कैसी गलतियां करते हैं, घी, दूध या तेल जब लेके आते हैं तो अपन क्या कहते हैं, भैया 1 किलो दूध देना, 1 किलो तेल देना। क्या ये कहना सही है क्या? वो किस में मापा जाएगा, लीटर में। पानी के लिए तो ये मामला बराबर है, क्योंकि पानी का घनत्व 1 होता है सीजीएस में, और एसआई पद्धति में 1000 होता है। तो इसलिए पानी में तो लीटर वाला मामला, आयतन और द्रव्यमान बराबर होते हैं, लेकिन तेल, घी, इनके लिए मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आप देख लेना, जो 1 लीटर की थैली होती है घी की या तेल की होती है, उसमें ग्राम 1000 ग्राम नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे। पढ़ के देख लो आप, ये फर्क आता है थोड़ा सा इन चीजों का। ये चीजें ध्यान रह जाएंगी क्या? तो क्या क्या चीजें आपने जानी है, चलो मैं आपसे पूछ लूं, इसको हटा दें अब तो अपन, है ना। चलो देखो बताओ, मात्रकों की कितनी पद्धतियां जानी है, 2 क्यों 3 जानी है, 3 जानी है। पहली एमकेएस, दूसरी सीजीएस, तीसरी एफपीएस। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और वो फुट पाउंड सेकेंड। हो गया, इनमें रिलेशन पता है, 1 फुट कितना सेंटीमीटर होगा, 30। स्केल से याद रह जाएगी। 1 mm किसके बराबर है, 10⁻³ कैसे आया, निकाल लिया। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे की बातें करेंगे।